कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन आरआरबी एएलपी 2024 के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस की सीरीज में, जिसमें आज हम केमिस्ट्री में अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि है पदार्थों का अवस्था परिवर्तन। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। हमने इससे पहले जाना था कि पदार्थ क्या होते हैं। वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान है और जो कि स्थान घेरती हैं, उन्हें कहा जाता है पदार्थ। और ये पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन कणों की कुछ खास गुण होते हैं, जैसे कि इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये कण लगातार गतिशील होते हैं और इन कणों में आपस में आकर्षण बल होता है। और इन गुणों के आधार पर हमने पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ की कई अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। इतना हम लोगों ने पिछले टॉपिक में जाना था। तो चलिए अब वहां से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पदार्थ जो होते हैं उनमें अवस्था परिवर्तन किस तरीके से होता है। क्या ये पॉसिबल है, ये संभव है भी या नहीं है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, जिसके बारे में हम विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं परिवर्तन के बारे में जानेंगे पदार्थों की। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा यहाँ एक लाइन डायग्राम आपके सामने शो रहा है, इसमें पदार्थ की हम लोगों ने मुख्यतः तीन अवस्थाओं के बारे में बात करी है, ठोस, द्रव और गैस। और यहाँ पर हर एक अवस्था में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है और उसे क्या कहा जाता है, उसे यहाँ पर नाम दिया गया है। तो देखते हैं हर एक अवस्था किस तरीके से परिवर्तन हो रही है, ये प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ठोस से। सॉलिड का हम लोग चालू करेंगे, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में, इससे बात करेंगे। और इसको समझने के लिए हम ठोस का एक सबसे सिंपल उदाहरण ले लेते हैं। एक ठोस पदार्थ का उदाहरण लेता हूं, ये लेता हूं मैं आइस। बर्फ को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं। अब जैसे जैसे हमारे पास जो बर्फ अवेलेबल है और अगर हम उसका क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, हम उसका तापमान बढ़ाते जाएं, तो धीरे धीरे जो बर्फ के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्थान बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि बर्फ जो होगी, बर्फ के पार्टिकल जो ऊष्मा दी जा रही है बाहर से, उसको ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और इस गतिज ऊर्जा के कारण वो मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनके बीच में स्पेस बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती है और एक तापमान ऐसा पहुंचता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये बर्फ ठोस अवस्था में ना होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये पानी में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बर्फ पानी में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। अब वह पॉइंट जिस पर कोई भी ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे उसका बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। उसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट या इसे कहा जाता है हिंदी में गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक, ये वह बिंदु या वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। और जो ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना, यह कहलाता है आपका फ्यूजन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संगलन। इसे हिंदी में कहा जाता है संगलन। तो आपको यह समझ में आया होगा कि ठोस किस तरीके से द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। अब अगर बात करें ठीक इससे उल्टी प्रक्रिया की, जहां पर लिक्विड को कन्वर्ट कर दिया गया सॉलिड में। मान लेते हैं हमारे पास लिक्विड वाटर अवेलेबल है और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यहां पर टेम्परेचर कम करते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर पार्टिकल्स जो है पानी के, उनके बीच का मूवमेंट धीरे धीरे कम होते होते नगण्य के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में इसके कणों के बीच में वापस आकर्षण पैदा होगा, क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और वो वापस से अपनी बर्फ अवस्था में या ठोस में परिवर्तन हो जाएगा इसका। बर्फ के लिए अगर बात करें, वो तापमान जिस पर कि वो पानी में परिवर्तित या द्रव में परिवर्तित हो जाती है, वो जनरली होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन। इस तापमान पर जाकर जो बर्फ होती है वो पानी में परिवर्तित हो जाती है। आई होप यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं कि
द्रव अवस्था को जब गैस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तब क्या प्रक्रिया होती है। तो यहां पर मैं अब ले लेता हूं एक लिक्विड, और अगेन हम लिक्विड का सबसे सामान्य उदाहरण ले लेंगे जल या पानी, और देखते हैं कि जब इसे वाष्प में या पानी को भाप में, ऑब्वियस सी बात है हम इस जल का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एक तापमान पर, उस तापमान पर पहुंच जाएगा जहां पर इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो धीरे धीरे मुक्त होगा, इसके कण फ्री होना चालू हो जाएंगे क्योंकि गतिज ऊर्जा कणों की बहुत अधिक हो जाएगी। उस तापमान पर जाकर द्रव क्या होता है, उबलने लगता है या बॉयल होने लगता है, और वहां पर ही स्टार्ट हो जाता है आपका भाप या वेपर का बनना, जिसे हम गैसियस स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई लिक्विड गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है वेपोराइजेशन या वाष्पन। इस अवस्था को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पन। अगर पानी के केस में बात करेंगे तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव उबलने लगे उसे कहा जाता है उसका क्वथन या बॉइल, और वह पॉइंट जिस पर वह उबलने लगता है, वह तापमान का पॉइंट जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे कहा जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। जल के लिए, पानी के लिए ये बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इस अवस्था पर पानी भाप में या वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है और इस अवस्था को बोला जाता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पन। अब ये जो वाष्पन की प्रक्रिया है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से मैं बोलूंगा यहां पर थोड़ी सी टर्म्स आपको परेशान करेंगी, इसलिए कोशिश करिए इन टर्म्स को अंग्रेजी में ही याद करिए। एग्जाम में आपको ये क्लियरिटी क्रिएट करके रखेंगी, क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन है वो दो तरीके से होती है हमारे सामने। अगर मैं बात करूं वेपोराइजेशन की जो प्रक्रिया है ये दो तरीके से हो सकती है। पहली जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं बॉइलिंग या क्वथन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा द्रव होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक पात्र ले लेता हूं मैं, इसमें बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल होंगे, ये पूरा भरा हुआ है, और अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना चालू करें, इसको ऊष्मा देना चालू करें, तो ये जो द्रव है, मान लीजिए पानी है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर क्या उबलने लगेगा। ये पूरे यहाँ पर कण जो होंगे इसके, ये सारे के सारे एक साथ गतिशील अवस्था में आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये एक साइड का जल यहाँ पर या पार्टिकल है वो गतिशील अवस्था में है और दूसरी तरफ के नहीं, ये पूरा एक साथ ही प्रोसेस होगा और पूरा पानी ये बॉइलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जो बॉइलिंग प्रोसेस होती है ये बल्क प्रोसेस होती है, ये बल्क प्रोसेस होती है, मतलब इसमें जो सारे पार्टिकल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और फिर अपनी नेक्स्ट स्टेज में परिवर्तित होते हैं। तो जल के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हम जानते हैं कि पानी इस तापमान पर उबलता है और उसके बाद भाप में परिवर्तित होता है। लेकिन यहां पर जल के साथ एक और ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो जल या लिक्विड है वो इसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे बिना ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है इवेपोरेशन। इसको बोला जाता है इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। हम लोग इसको हिंदी में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के अंदर आपको ये मिल जाएगी टर्म, इसे बोला जाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया की खासियत होती है कि ये क्वथन या बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर ही ये प्रक्रिया हो जाती है। जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया था, आप देखेंगे नदियों की जो ऊपरी सरफेस होती है, ये वाष्पन जनरली ये ऊपरी सतह से ही होता है। होता क्या है, सॉरी वाष्पन नहीं, वाष्पीकरण होता क्या है कि जब सनरेज पड़ती है यहाँ पर पानी की ऊपरी सतह पर पड़ती हैं, तो जो ऊपरी सतह के कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और फिर ये कण क्या होता है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। ये पूरी प्रोसेस जो है ये पूरे बीकर, पूरे बर्तन या पूरे महासागर में एक साथ नहीं होती है, ये सरफेस प्रोसेस होती है, केवल सतह पर होती है। बाकी अंदर क्या हो रहा है उससे, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। ये कम तापमान पर ही ये प्रक्रिया हो जाती है। तो आई होप कि जो बॉइलिंग और इवेपोरेशन है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि बॉइलिंग पूरी एक बल्क प्रोसेस है, एक बार में होने वाली प्रक्रिया है, जबकि इवेपोरेशन केवल सतह पर होने वाली प्रक्रिया होती है। और जब ये प्रक्रिया होती है, जब ये इवेपोरेशन होता है, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं
कूलिंग इफेक्ट होता है। इसीलिए जैसा कि हम लोग देखा गर्मी में गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े, तो हमको अच्छा लगता है, एक कंफर्ट फील कराता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा शीतलन का अनुभव होता है, कूलिंग का। या बोले मटके का पानी, मटके के अंदर हम रख देते हैं पानी, तो पानी किस तरीके से ठंडा हो जाता है? उसका कारण इवेपोरेशन ही है। होता क्या है कि जब मटके के अंदर पानी रखा और मटके के छोटे छोटे छिद्रों में वो पानी जमा हो जाता है, वो पानी जैसे ही कांटेक्ट में आता है, जैसे ये मटके की सतह लीजिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें ये पानी भर गया, और जैसे ही ये पानी कांटेक्ट में आता है हीट के या सनलाइट के, तो ये धीरे धीरे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और एक टाइम पर ये क्या करते हैं, ये कण सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, और इनके बाहर निकलने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, जो हीट लॉस हुआ, उस हीट को, उस ऊष्मा को कवर करने के लिए ये पानी से ऊष्मा ले लेते हैं दूसरे कण, तो इसलिए जो मटके का पानी होता है वो हमें ठंडा लगने लगता है। तो आई होप कि ये जो डिफरेंस है बॉइलिंग के बीच में और इवेपोरेशन के बीच में, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। वाष्पीकरण मैंने आपको बताया जिस तरीके से ये एक सतही प्रक्रिया है, तो ये किन किन कारकों पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी सबसे पहले टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण अधिक या इवेपोरेशन अधिक होगा। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे, कपड़ों को जब हम सुखाते हैं तो हम उन्हें फैला देते हैं, मतलब हम उनका सरफेस एरिया अगर बढ़ा देंगे, हम अगर सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल बढ़ा दें, तो भी इवेपोरेशन प्रोसेस बढ़ जाएगी। इसके अलावा वायु में जो जलवाष्प मौजूद होती है, या जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, अगर ये बढ़ जाए तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। तो आई होप कि ये क्या होता है वाष्पीकरण या इवेपोरेशन और किन कारकों पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखिएगा, और ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गैस के द्रव में परिवर्तित होने को। तो कोई भी यदि गैस है, उसको द्रव में परिवर्तित दो तरीकों से करा जा सकता है। पहला तरीका होता है टेम्परेचर को डाउन करके, और दूसरा तरीका होता है प्रेशर को बढ़ाकर। ठीक है, मान लीजिए भाप या वाष्प जो मौजूद है हमारे पास, अगर उसका तापमान हम धीरे धीरे कम करते जाएं, तो क्या होगा, इनके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है या कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि जो वाष्प के कण हैं वो द्रव में यानी कि पानी में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम तापमान को कम कर कर किसी गैस को द्रव में परिवर्तित कर लेते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है संघनन। माफ कीजिएगा, गैस को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन। आप लोगों ने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग मार्केट में लेते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, तो जब उस सॉफ्ट ड्रिंक को लाकर वो गिलास में रख देते हैं, गिलास में भरकर, या सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास होता है वो भरा होता है और वो काफी ज्यादा ठंडा होता है वो ड्रिंक, तो गिलास के बाहर छोटे छोटे बूंदे दिखने लगती हैं कई बार। ये आमतौर पर ठंड में ज्यादा हो जाता है, जैसे ठंड में कांच वगैरह रहते हैं, उस टाइम पर भी आपको इस टाइप का सिनेरियो आपको देखने मिलेगा आपके घरों के बाहर। तो ये इसीलिए होता है कि जो इस गिलास के आसपास या इस बोतल के आसपास वाष्प मौजूद है, जल वाष्प, वो ठंडी होकर इसके संपर्क में आती है और ठंडी होकर उसको जल में परिवर्तित हो जाती है, और ये बूंदें हमको वहां पर दिखाई देती हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कंडेंसेशन या संघनन। एक और तरीका होता है कि यदि हम गैस के कणों के ऊपर दबाव बढ़ा दें, अगर हम गैस के कणों के बीच में प्रेशर बढ़ा दें, तो भी जो द्रव गैस होता है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब गैसों की संपीड़ितता को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो गैसें द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब आगे कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं। हमारे पदार्थ जो हमारे आसपास मौजूद हैं, उसमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि यदि उनका तापमान बढ़ाया जाए तो वो ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं बिना द्रव अवस्था में आए। ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं कपूर, नेफ्थलीन बॉल्स जो हमारे आसपास अवेलेबल है। जब हम कपूर में आग लगाते हैं तो होता क्या है, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है आग जलते हुए, लेकिन वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है, वो सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी ठोस का द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना कहलाता है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और ठीक इसकी उल्टी प्रक्रिया, मतलब गैस कोई ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है बिना द्रव अवस्था में आए, इसे कहा जाता है निक्षेपण। तो आई होप
कि अवस्था परिवर्तन के ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुए होंगे। बस एक छोटी सी चीज के बारे में हम लोग और बात करते हैं। जब किसी, मान लेते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए एक बीकर है हमारे पास, उसके अंदर ये बहुत सारे बर्फ के टुकड़े रखे हुए हैं, ठीक है। हमने इस बीकर में क्या करा, हमने इस बीकर में एक थर्मामीटर भी लगा दिया। हमने इस बीकर में एक थर्मामीटर लगा देते हैं और इसको नीचे से हीट सप्लाई करना चालू करते हैं, कम आंच पर रख देते हैं। होता क्या है, बर्फ मान लेते हैं -15 -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में है। जैसे जैसे हम यहाँ पर हीट सप्लाई करेंगे ये टेम्परेचर यहाँ पर कुछ रीडिंग शो करता जाएगा। एक पॉइंट ले लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पॉइंट पर आकर क्या होगा, जो कि बर्फ का मेल्टिंग टेम्परेचर है ना, सॉलिड का हम लोगों ने बात करा था, जिस पर वो पिघलकर द्रव में बदलता है, वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट पर आकर हम देखते हैं कि जो बर्फ है वो कुछ द्रव में या पानी में परिवर्तित हो गई है और अभी भी बीकर में कुछ बर्फ मौजूद है। इस टाइम पर हम देखते हैं कि हम कंटिन्यूसली यहां से हीट सप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो रीडिंग है फर्दर थर्मामीटर की वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रुकी हुई है। और वो तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रुकी हुई होती है जब तक कि ये पूरी बर्फ जो है वो पानी में परिवर्तित नहीं हो जाती। मतलब कि इस समय जो भी ऊष्मा दी जा रही है वो पदार्थ के किसमें, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के काम में ली जा रही है, ना कि उसका तापमान बढ़ाने में। तो ऐसी ऊष्मा जो कि पदार्थ के फेस परिवर्तन के लिए या स्टेट चेंज के लिए जिम्मेदार होती है वो कहलाती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट या इसे कहा जाता है प्रसुप्त ऊष्मा। बिल्कुल हिंदी में बात करें तो इसे कहा जाता है प्रसुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, फ्यूजन की प्रोसेस हो रही है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं हम, ठोस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर द्रव में बदलने के लिए जितनी भी हमको हीट की रिक्वायरमेंट है उसी को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैं रिपीट करूंगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल वायुमंडलीय दाब पर, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह कहलाती है लेटेंट हीट। और इसे लेटेंट हीट का नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हम यहां से हीट तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमारा थर्मामीटर 0 ही शो कर रहा है। कब तक, जब तक कि ये पूरी की पूरी बर्फ जो है वो पानी में परिवर्तित ना हो जाए। तो ऐसी हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। और इसके बारे में डिटेल से अगर हमको जरूरत पड़ेगी अपने टॉपिक के हिसाब से साइंस के, तो हम इसके बारे में आगे भी देखेंगे। यहां तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही है जहां पर पदार्थों की अवस्था परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने देखा, और आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए और प्लीज कमेंट्स करिए। कमेंट्स करने से मुझे पता चलेगा कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं और कहां पर आपके डाउट्स हैं वो कमेंट्स में लिखिए, तो कोशिश करेंगे कि उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकें। तो आई होप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।